नमस्कार, मैं हूं राजेश लाहौटी। आप सभी का पत्रिका टीवी के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। श्री भूपेश बघेल जी इन दिनों खासी चर्चाओं में हैं। चर्चाओं की एक खास वजह यह भी है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में और दूसरा उसको नियंत्रित करने में छत्तीसगढ़ ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसे लेकर हर तरफ उनके प्रयासों की सराहना हो रही है। आज श्री भूपेश बघेल साहब हमें बताएंगे कि उन्होंने ऐसे क्या प्रयास किए जिसके कारण कोरोना वायरस छत्तीसगढ़ में नियंत्रित हो पाया है। बघेल साहब, सबसे पहले आपका भी स्वागत है इस आयोजन में। न केवल मैं बल्कि पूरा प्रदेश, पूरा देश ही जानना चाहता है, सबके मन में यही जिज्ञासा है कि लॉकडाउन हुआ, उस पूरे देश ने किया, सारे राज्यों ने किया, हमने भी किया। वो सारी स्टेप जो पूरे देश ने उठाई, राज्यों ने उठाई, हमने भी उठाई। मतलब वो तमाम प्रयास, वो तमाम एक्टिविटीज जो कोरोना वायरस को नियंत्रित कर सकती थी, वो पूरे देश ने की, वो हमने भी की। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ ने या आपने ऐसा क्या किया जिसके कारण कोरोना वायरस यहाँ के जनजीवन को प्रभावित नहीं कर सका? वो बहुत ही सीमित एरिया में रहा, या यूं कहें बहुत ही सीमित केसेस रहे। क्या वजह है इसकी? सबसे पहली बात तो ये है कि ये सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है जी। और इससे केवल अपन सुरक्षात्मक जो उपाय अपनाएंगे तभी हम बच सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने किया कि जितने भी जो भीड़ भाड़ वाली जगह है तो उसको सबसे पहले बंद किया, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग सेंटर हो, मॉल हो, टॉकीज हो, बाजार हो, इस सब को हमने पहले बंद किया। उसके बाद तत्काल 144 धारा लागू कर दिया। या 18 तारीख को ही हमने कर दिया था कि हमारे यहाँ 144 धारा हमने लागू कर दी। 4 आदमी एक जगह नहीं रहेंगे। जो पहला केस हमारा 18 मार्च को मिला था, उसी समय हमने कर दिया था। तत्काल बाद हम लोगों ने फैसला किया कि जो दूसरे जो राज्य हैं, हमारे 7 राज्यों से घिरा हुआ हमारा छत्तीसगढ़ है, तो जो राजमार्ग है उसको हमने पहले सील कर दिया कि कोई आदमी दूसरे प्रदेश के यहाँ ना आए। और उसी के साथ साथ जो कदम उठाए हैं कि जितने, क्योंकि ये बीमारी सबको पता है चीन से निकला और पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल गया। इसका अर्थ ये है कि ये बीमारी हमारे न छत्तीसगढ़ का है न हिंदुस्तान का है, ये विदेश से आया हुआ है। तो जो भी विदेश से आएंगे वही लाएंगे। इसलिए हमने पहला कदम उठाया कि एयरपोर्ट से और भारत सरकार से हमने ये जानकारी ली कि हमारे छत्तीसगढ़ के कितने लोग विदेश यात्रा में गए हैं 1 मार्च से। उन सब की लिस्टिंग कर ले और सबसे संपर्क किया और उसे क्वारंटाइन में रखे, होम आइसोलेशन में रखे। और उसके लिए सभी एक अधिकारी कर्मचारी को उसकी जिम्मेदारी लगा दी गई कि ये कहीं मूवमेंट ना करे। और जो लोग आए थे उसकी जांच हमने पहले कर दी, क्योंकि किट भारत सरकार उपलब्ध करा रहे थे और सीमित, जो जितना था उतना ही उपलब्ध कराएं। हम सब व्यापक रूप से उसकी जांच नहीं कर सकते थे। हमारे पास दोनों प्रकार के, एक तो हमारे पास किट नहीं था, सीमित किट है, तो भारत सरकार से एडवाइजरी गाइडलाइन भी आया हुआ था कि आप केवल जिसको लक्षण दिखाई दे, केवल उसी का ही आप कोरोना वायरस के टेस्ट करें। तो हमारे पास साधन भी कम थे, इलाज के तो सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसी स्थिति में बचाव में ही सुरक्षा हमारी थी, तो बचाव के उपाय हमने उठाए। और आपको पता ही है कि इस बात को जहां शासन के तंत्र के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, उसके पहले मीडिया के माध्यम से इस बात को हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सब में ये बात जबरदस्त ढंग से प्रचार की, लोग ये समझे। इसमें सबकी अपनी अपनी भूमिका, मैं एक एक चीज बताते जा रहा हूँ, वो सब में
सभी विभागों की भूमिकाएं रही है। जब प्रचार की बात है तो निश्चित रूप से मीडिया का बड़ा योगदान रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जितने भी हम लोगों ने बात कही उसका शब्दशः पालन किया। तो इसके कारण से ये रोकने में हम सफल रहे। और उसके साथ साथ जहां हम लोग ने कहा कि 144 धारा लगी हुई है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग बंद है, फिर हमने कर्फ्यू लागू किया, लेकिन उसी के साथ साथ लोगों को सुविधा के भी ध्यान रखें। सबसे पहले जरूरी होते राशन और सब्जी, दूध, इसकी व्यवस्था हमने कराई ताकि लोगों को सहज रूप से ये सब चीजें उपलब्ध हो सके और नियम का पालन भी होता रहे। तो इस दिशा में हमने ठोस कदम उठाए तो लोगों को परेशानी नहीं हुई। घर में रहना अपने आप में परेशानी है और सभी उसको झेल रहे हैं, लेकिन अब मैं कहना चाहूंगा कि इसे अपने आदत में ही ढाल लेना पड़ेगा, क्योंकि महामारी है और महामारी को ये कब खत्म होगा पूरी दुनिया से हमने कोई नहीं बता सकता। इसलिए जितने भी जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है और साफ सफाई है, बार बार हाथ धोना, दूरी बना के रखना व्यक्ति से व्यक्ति के बीच, तो ये हम लोग कड़ाई से पालन करें और अपनी आदत में रखेंगे तो आगे भी बचे रहेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आपने स्टूडेंट्स को लाने में यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खासकर वो स्टूडेंट्स जो कोटा में थे, उच्च परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, सभी के माता पिता परेशान थे, लेकिन आपने पूरे देश में आगे आकर पहल की और छत्तीसगढ़ के बच्चों को सबसे पहले बुलाया। उसी का अनुसरण बाकी राज्यों ने भी किया। अब जब स्टूडेंट सफलतापूर्वक छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं तो आप एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं कि पूरे देश से छत्तीसगढ़ के वो श्रमिक जो वहां काम कर रहे हैं उन्हें बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम यही जानना चाहते हैं, पूरा प्रदेश यही जानना चाहता है कि इस पूरे प्लान के पीछे, उस पूरी तैयारी के पीछे आपके अपने पास, आपके दिमाग में ऐसी क्या तैयारियां हैं, ऐसे क्या संसाधन हैं जिसका उपयोग करके आप आसानी से इन लोगों को बगैर कोई बीमारी के फैलाव के छत्तीसगढ़ लाने में सफल रहेंगे? देखिए, सभी के लिए, सभी जिलों के लिए आज ही मैंने अलग अलग प्रदेशों के लिए नोडल अधिकारी हमने नियुक्त कर दिया है और उसके नंबर भी जारी हो जाएंगे। तो जिस राज्य में है वहाँ के अधिकारियों से बात करके वहाँ के जो हमारे श्रमिक भाई या यात्रीगण है, रिश्तेदारी में गए हैं, वो करते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं। जहाँ तक के लाने की बात है तो देखिए, जहाँ कोटा में 2500 से अधिक बच्चे थे तो हमने 195 बस भेजे, अधिकारी भेजे। तो इसी प्रकार से यदि 200-300 लोग एक साथ हों तो वहाँ बस भेजा जा सकता है, लेकिन 1-2 के लिए तो खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके लिए संसाधन नहीं भेजा जा सकता है। तो जो भी आए वहाँ से जो कलेक्टर है उससे वो अनुमति पत्र ले ले, जांच करा ले और उसके बाद आए। और आने के बाद चाहे वो शहर के हों चाहे गांव के हों, उनको हम क्वारंटाइन में रखेंगे। वो पालन तो हमको कराना ही होगा, कड़ाई से पालन कराना होगा। बिल्कुल। उद्योगों की बात करें तो इन दिनों एक चर्चा चल रही है कि चीन में जो कंपनियां फंस गई हैं इस वैश्विक बीमारी के कारण, वो कंपनियां वहां से निकलने का प्रयास कर रही है। ऐसे में आपने उन तमाम कंपनियों के लिए एक रास्ता छत्तीसगढ़ का भी सुझाया है। आप इन कंपनियों को छत्तीसगढ़ लाने की कोशिश कर रहे हैं या आपने इस तरह का एक प्लान बनाया है? तो आपके पास, आपकी सरकार के पास ऐसा क्या फिलहाल मौजूदा प्लान है या आपका ऐसा क्या विजन है जिसके जरिए आप इन कंपनियों को छत्तीसगढ़ लाना चाहते हैं? देखिए, हम तो ऑफर दे रहे हैं, जो उद्योग वहां से हटेंगे उसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, वो सब चीजें हमको देखना होगा और हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए कौन सा सुटेबल होगा वो भी हमको देखना होगा। तो इस प्रकार से अभी उद्योग मंत्री के साथ विभागीय समीक्षा भी किया और अधिकारी लोग भी थे, तो उनसे भी हमने कहा है कि आप लगातार
दूतावासों में आप संपर्क में रहें और वहाँ के अधिकारियों से बात करते रहें, और जो भी कंपनी इंटरेस्टेड है हिंदुस्तान आने के लिए, तो वहाँ छत्तीसगढ़ के लिए भी आप प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी यहाँ आए, और एक एक कंपनी से अलग अलग बात करें कि उनको किन किन चीज़ों का आवश्यकता होगी, तो उस हिसाब से हम लोग फिर फैसला करेंगे। उद्योगों से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि इन दिनों पूरे प्रदेश में खासी चर्चा है कि आप उद्योग जगत को एक बड़ा बेलआउट पैकेज देने की तैयारी करें, या यूं कहें कि एक राहत का पैकेज आपने तैयार किया है, जिससे उद्योग जो इंडस्ट्रीज हैं वो फिर से अपने पैरों पे खड़े हो सकें, जो गाड़ी पटरी से नीचे उतर चुकी है वो वापस पटरी पर आ सके। इन सब के पीछे आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, राहत पैकेज के लिए तो हमने भारत सरकार को लिखा है पत्र, और आपको याद होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। जो लघु और मध्यम श्रेणी के जितने भी उद्योग हैं उनको सहायता की आवश्यकता है, और मैंने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि छत्तीसगढ़ में कम से कम 30,000 करोड़ रुपया दिया जाए, ताकि ये जो कोरोना के जो प्रभाव है उससे हम लड़ सकें। और ये बातें सभी जगह से उठ रही है कि उनको सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि उद्योग अभी 1-1.5 महीने से बंद है। ऐसी स्थिति में उनको किस प्रकार से सहायता दी जा सकती है, इसमें हम लोग जरूर चर्चा कर रहे हैं। अभी फिक्की वालों से भी बात हुई है, उनके चेयरमैन है, उनके साथ भी बात हुई है, और हमने उनको आश्वस्त किया है कि हमारी तरफ से जो भी सहयोग होगा निश्चित रूप से करेंगे। ये तो हो गया केंद्र सरकार से मांगी हुई मदद की बात, लेकिन अगर हम स्थानीय स्तर की बात करें तो राज्य सरकार अपने स्तर पर उद्योगों को किस तरह की मदद देगी जिससे ये उद्योग धंधे फिर से खड़े हो सके? उनके तरफ से डिमांड आई है और अधिकारी स्तर पे इस पे चर्चा हो रही है कि इसमें क्या जो सुझाव आए हैं, जो मांगे हैं, उस पे वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उसके बाद फिर कैबिनेट में फिर इसका डिसीजन लेंगे। हाल ही में एक बात और सामने आई है, वो है रैपिड टेस्ट किट को लेकर। रैपिड टेस्ट किट को लेकर केंद्र सरकार ने सवाल उठाए थे, उन्होंने कुछ समय के लिए इसे बैन भी किया, और अब एक बार फिर जब हमने छत्तीसगढ़ में रैपिड टेस्ट किट खरीदी हैं और इनके जो रिजल्ट आए हैं, खासकर सूरजपुर में हमने कुछ मरीजों की जांच की, कुछ लोगों की जांच की है जो कि कैंप में रहते थे, उसमें से हमें उस समय 9 पॉजिटिव केस मिले थे। जब हमने एम्स में रायपुर में इनका दूसरा टेस्ट किया तो हमें मात्र 3 पॉजिटिव मिले। ऐसी स्थिति में जब रैपिड टेस्ट की जांच के रिजल्ट बदल रहे हैं तो पूरी पब्लिक के मन में, पूरे प्रदेश की जनता के मन में अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इन टेस्ट किट की उपयोगिता क्या है, इनकी उपयोगिता कितनी रहेगी? देखिए, एक टेस्ट तो हो जाता है, लेकिन उसमें ये बात नहीं है जो पॉजिटिव नहीं है वो जबरदस्ती दबाव में थे कि मैं भी कोरोना रोग से ग्रसित हो गया हूँ। उस 24 घंटा या 36 घंटा जब तक के उसको फाइनल रिपोर्ट नहीं आता तब तक के उस मानसिक पीड़ा में वो रहते तो हैं, लेकिन ये भी एक माध्यम है जिसके माध्यम से ये पता चल जाता है कि कितने लोग संभावित हैं। लेकिन फाइनल रिपोर्ट तो जो एम्स की जो रिपोर्ट आई है उसी से ही फैसला हुआ है, लेकिन 10 में से केवल 3 का है, तो ये रेशियो तो बहुत कम है। अब उसमें कहाँ कमी रह गई, इसमें स्वास्थ्य विभाग के लोगों से मैं बात करूंगा कि आखिर ये रिपोर्ट इतना मतलब केवल 30% ही सफल रहा है, तो असफलता के पीछे क्या कारण है ये उनके अधिकारियों से बात करने के बाद, डॉक्टरों से बात करने के बाद ही पता चल पाएगा। जिस तरह की इन दिनों चर्चाएं भी हो रही है, हम सब लोग जान भी रहे हैं और हम तमाम माध्यमों से ये जानकारी भी सामने आ रही है कि कोरोना वायरस, ये जो महामारी है, ये 2-4 महीने की नहीं है, शायद 6 महीने, साल भर, या हो सकता अगले कुछ समय तक और चले। ऐसी स्थिति में इकोनॉमी को इसके दुष्परिणाम से बचाना, डैमेज होने से बचाना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी न केवल आपकी है बल्कि पूरी केंद्र सरकार की भी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ ने निश्चित रूप से अब तक तो काफी अच्छे प्रयास किए हैं। अब पूरी जनता यही जानना चाहती है कि आप आगे भी अपने लेवल पे, अपने स्तर पर किस तरह की तैयारी करके चल रहे हैं ताकि इकोनॉमी डैमेज नहीं हो। 2 बातें आपने कही है, एक तो डैमेज कम से कम हो
और दूसरा आर्थिक क्षेत्र की बात आपने कही है कि इसमें कैसे निपटना है। तो पहली बात यह है कि कोरोना के यदि जितने भी आए हैं उसको यदि हम टेस्ट कर लेंगे, उसके सैंपल ले लेंगे, थोड़ा भी लक्षण दिखाई दे तो तत्काल उसे इलाज शुरू कर दें, ये सबसे बढ़िया तरीका है। बहुत आगे बढ़ जाए उसके बाद इलाज करें तो फिर नुकसान होता है, और हम लोग इसी में सफल रहे हैं। जो पहला केस आया तो उसके कोई लक्षण नहीं था, फिर भी हम लोग जांच कराया और उसको तत्काल हमने हॉस्पिटलाइज किया। फायदा ये हुआ कि कोई केस हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। दूसरी बात, इसको हम लोग को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, चाहे वो संख्या 1000 में आए चाहे वो लाख में आए, इसको हम लोग को जारी रखना होगा। और बचाव के जो पैमाने हैं उसको हम लोग कड़ाई से पालन करें। दूसरी बात, जो आर्थिक क्षेत्र में जो बात कही है आपने, कोरोना के कारण से पूरी दुनिया में इसका असर पड़ा है, देश में भी पड़ा है, प्रदेश में पड़ा है और हर व्यक्ति को पड़ा है। इसे निपटने के लिए अभी लगातार आप देख ही रहे हैं कि मैं विभागों की समीक्षा कर रहा हूँ, कौन से ज्यादा जरूरी है, कौन तत्काल जरूरी है, कौन बाद में कर सकते हैं, वो सब चीज की समीक्षा हर विभाग, हर मंत्री के साथ बैठ के मैं समीक्षा कर रहा हूँ और उसे किस प्रकार से निपटा जाए। जैसे अभी शिक्षा विभाग के साथ हम लोग पिछले दिनों बैठे थे, अभी स्कूल बंद है तो हमारे बच्चों की पढ़ाई में नुकसान ना हो, तो उसके लिए हमने एक ऐप बनाया, ई लर्निंग शिक्षा तुम्हारी दुआरी, पढ़ाई तुम्हारी दुआरी करके हम लोगों ने लॉन्च किया है। उसी प्रकार से लोगों को सामान उपलब्ध होते रहे, तो सीजी हाट काफी अच्छा ऐप हो गया वो। तो जो भी है वो उसमें क्रेता विक्रेता दोनों को उससे लाभ है। तो ऐसे जो चीजें हैं हम लोग लगातार कर रहे हैं। अब इसके बाद अर्थव्यवस्था पे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और हम लोग भी समीक्षा कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था में इसका कितना असर पड़ेगा, कि ये 25% होगा कि 30% होगा कि और आगे बढ़ेगा, लेकिन नुकसान तो जबरदस्त हुआ है। अब उसकी समीक्षा लगातार हर विभाग मंत्री से और उनके अधिकारियों से बैठ के हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने देखा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम लोग मजबूती बना के रखे हुए हैं। अभी 18 लाख मजदूर काम कर रहे हैं, 11,000 हमारे पंचायत हैं, तो हर पंचायत में 100 से ऊपर मजदूर काम कर रहे हैं प्रतिदिन, करीब 150 से 200 मनरेगा में काफी अच्छा उल्लेखनीय काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में जी। तो उससे क्या हुआ है कि जो श्रमिक हैं उसके इकोनॉमिक ठीक हो गई, आने वाले बरसात में भी उसके पास उसके हाथ में पैसे रहेंगे। दूसरा, किसानों के लिए अभी जैसे ओलावृष्टि हुई, अभी फसल नुकसान हुआ, तत्काल सैकड़ों करोड़ रुपया बीमा की राशि मिल गई है। 6/4 के तहत भी हम लोग देने की हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, तो किसानों को भी किसी प्रकार का नुकसान न हो। और अभी जो धान का है समर्थन मूल्य में खरीदी हो चुकी है, और ये भी कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने 5100 करोड़ रुपया बजट में रखा हुआ है और उसे मंत्रियों की एक सब कमेटी बनी हुई है, उसके सुझाव पे विचार विमर्श चल रहा है और उसे किस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं, कब देना है, ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं ताकि किसानों के अर्थव्यवस्था में कोई विपरीत प्रभाव मत पड़े। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो हम लोग संभाल लेंगे। अब सवाल इस बात का है कि जो व्यवसाय है, अब दुकान बंद है तो वो नुकसान की भरपाई नहीं हो सकता। लेकिन एक बात के व्यवस्था हमने कर दी है कि चाहे वो गांव के व्यापारी हों चाहे शहर के व्यापारी हों, उनके ग्राहकों के जेब में पैसा हमने डाल दिया है। यही मजदूर, यही किसान उसके ग्राहक हैं, उसके जेब में पैसा रहेगा तो व्यवसाय भी चलेगा, और व्यवसाय चलेगा तो उद्योग भी चलेगा, उद्योग के पहिया भी घूमेगा। लेकिन जो नुकसान हो चुका है, जो कल आज उत्पादन होगा, आज जितना नुकसान होगा वो कल उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते, लेकिन ये नुकसान तो हुआ है। अब उसमें लगातार एक व्यवसाय को हम लोग खोलते जा रहे हैं, उद्योग को खोलते जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन को खोलते जा रहे हैं, ताकि नुकसान जितना हो चुका हो गया लेकिन आगे ना हो, ये हमारी कोशिश है। जिस तरह से आपने बताया कि आपने किसानों को, आदिवासियों को, श्रमिकों को भरपूर पैसा दिया है,
अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है, जिसके जरिए इकोनॉमी को लड़खड़ाने से बचा सकेंगे। ये आपका अपना एक प्लान है, छत्तीसगढ़ सरकार का प्लान है, इसमें कितना सफल होंगे? समर्थन मूल्य है और हम खरीदी कर रहे हैं 30 रुपया में। इमली समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हैं। तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा की दर से खरीद रहे हैं, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। तो वहाँ आदिवासी अंचलों में भी जो लघु अनुपज है उसकी खरीदी की व्यवस्था कर दिए हैं। जब लॉकडाउन में पूरी दुकानें बंद थी तो हमने गांव-गांव के जो स्व सहायता समूह उसके माध्यम से खरीदी किया। देश में कहीं खरीदी नहीं हुआ, लेकिन हमने वो व्यवस्था की ताकि हमारे आदिवासी भाइयों को जो साल भर की उसकी कमाई है उसमें विपरीत प्रभाव न पड़े, बल्कि ये इस साल उल्टा हो गया कि 30 रुपये हम खरीदे के 2 गुना कीमत मिला, लगभग 2 गुना कीमत है। तो उस प्रकार से आखिर ये यदि आदिवासी की जेब में पैसा रहेगा, मजदूरों की जेब में पैसा रहेगा, किसानों की जेब में पैसा रहेगा, तो वो रिसाइकिल होता है, आखिर वो व्यवसाय में ही जाएगा, व्यापार चलेगा। तो ये व्यवस्था हमने कर रखी है। निश्चित रूप से आपने सवालों के जो जवाब दिए हैं उससे हमारे दर्शक पूरी तरह से संतुष्ट हुए होंगे। उन लोगों को ये जानने समझने का मौका मिला कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं किस हद तक प्रभावी है, ताकि वो कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने में सक्षम हुए हैं और वो अभी तक सुरक्षित हैं। आप इस आयोजन में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।